Hello, welcome again to our first unit of Sociology, BA सेमेस्टर थर्ड। इसमें हम कवर कर रहे हैं ऑगस्ट कॉम्ट को। फिलहाल ऑगस्ट कॉम्ट के हम जो कंसेप्ट्स हमने पढ़ने हैं इस टॉपिक में वो है पॉजिटिविज्म, लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस, सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स। पॉजिटिविज्म हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज हम लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस को कवर करेंगे। Auguste Comte, who is considered as the father of sociology, who is considered as the father of positivism, उनके हमने लॉ ऑफ थ्री स्टेज के कंसेप्ट को डील करना है आज। पॉजिटिविज्म, जो मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि पॉजिटिविज्म बेसिकली एक अप्रोच है सोशियोलॉजी में कि जहां आप ये मानते हैं कि द ओनली ट्रू नॉलेज इज साइंटिफिक नॉलेज। वहाँ से हम आगे बढ़े हैं और हमने बात करनी है लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस की। लॉ ऑफ थ्री स्टेज की बात करें तो ऑगस्ट कॉम्ट डिवाइड करते हैं सोसाइटी को तीन स्टेजेस में। लॉ ऑफ थ्री स्टेज का मतलब है कि बोथ सोसाइटी एंड इंडिविजुअल माइंड, ऑगस्ट कॉम्ट मानते हैं कि बोथ सोसाइटी एंड इंडिविजुअल माइंड दे फॉलो दीज थ्री स्टेजेस। वो इस तीन तरीक़ों से इवॉल्व होते हैं। जो पहली स्टेज उन्होंने बात करी है वो है थियोलॉजिकल स्टेज, सेकंड इज मेटाफिजिकल स्टेज एंड थर्ड इज पॉजिटिविस्टिक स्टेज आर द साइंटिफिक। इसको हम साइंटिफिक स्टेज भी कहते हैं। हम बात करेंगे थियोलॉजिकल स्टेज की पहले। सो थियोलॉजिकल स्टेज ये वो स्टेज है जो अर्ली हिस्ट्री से, प्री हिस्ट्री से शुरू होती है 1300 एडी तक एज पर ऑगस्ट कॉम्ट। थियोलॉजिकल स्टेज, थियोलॉजी का मतलब वही होता है रिलीजन। तो ये वो स्टेज है जहाँ पे थियोलॉजी डोमिनेट करेगी। इन दिस स्टेज ऑल रीजन वर असाइंड टू गॉड, टू डीटी। यहाँ पे हर एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन, जिस चीज़ को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो उसको कंट्रोल करती है एक्सटर्नल फोर्स। एक एक्सटर्नल फोर्स जिसे हम गॉड का, डीटी का या कुछ भी नाम देते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लॉजिक ही है गॉड। हर एक चीज़ का, चाहे कोई बीमारी है, कोई फ्लड है, कुछ भी आता है, तो द कॉज is attributed to, or the reason is attributed to theology, that is an abstract element जिसे गॉड, डीटी की शक्ल में बोलते हैं। इन दिस स्टेज 1300 एडी तक उन्होंने कहा कि स्टेज जो है प्रिवेल करी है, और इस स्टेज में रिलीजन का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। रिलीजन है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हैज़ बीन वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस स्टेज। एंड दिस स्टेज वॉज डोमिनेटेड बाई प्रीस्ट्स। पोप, प्रीस्ट वही डोमिनेट करते हैं, कि वही डिसाइड करते हैं क्या सही है और क्या गलत है। और रिलीजन के साथ मिलिट्री दोनों मिलके पूरा रूल करते हैं। इस स्टेज में मिलिट्री एंड रिलीजन दे वर वेरी डोमिनेंट एंड दे वर द पावर्स ऑफ द रूलर। अगर रूलर भी पावर करता है, रूलर भी कंट्रोल करता है, तो वो इन्हीं चीज़ों की पावर को एग्जर्ट कर रहा है। इस स्टेज को नाम दिया ऑगस्ट कॉम्ट ने ऑर्गेनिक, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ कॉन्सेंसस थी। सच एक ही है, रीज़न एक ही है। सो सोसाइटी वॉज लार्जली होमोजेनस और पार्ट्स बिल्कुल ऑर्गेनाइज थे, और दिस वॉज द स्टेज ही कॉल्ड ऑर्गेनिक, बिकॉज ऑल पार्ट्स ऑफ सोसाइटी अकॉर्डिंग टू हिम they were in consensus, they were in harmony, they were in equilibrium, because there was no other thought. The only thought was that yes, the reason is theology. God is before everything. God is the reason for everything. God is the cause of everything. So ये सब कुछ जो है एट्रीब्यूट किया जाता है थियोलॉजी को, और
ये स्टेज जो थी वो थियोलॉजिकल स्टेज ऑगस्ट कॉम्ट ने बताई। दूसरी स्टेज जो है वो है मेटाफिजिकल स्टेज। मेटाफिजिकल स्टेज को ऑगस्ट कॉम्ट मानते हैं कि ये स्टेज स्टार्ट होती है 1300 एडी से और ये ख़त्म होती है 1800 एडी में। दिस स्टेज वाज ए ट्रांजिटोरी स्टेज। ट्रांजिटोरी का मतलब कि दिस स्टेज लाइड बिटवीन द अर्लियर theological stage and the positive stage। इन स्टेज के बीच में ये जो है ये स्टेज लाई करती है। और यहाँ पे अब देखिए ये डेवलपमेंट है, ये इवोल्यूशन है सोसाइटी का, इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी एज वेल एज ह्यूमन माइंड। सो ही सेज दिस स्टेज, इन दिस स्टेज, इन द अर्ली स्टेज द रीजन वाज असाइंड वाज एट्रीब्यूटेड टू द गॉड। अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट है, अब गॉड की जगह यहाँ पे एक और चीज़ ने ली है, वो नेचर है। कौन करता है हर एक चीज़? कारण क्या है? नेचर है। और नेचर कोई, नेचर इज समथिंग विच इज एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट एंड ऑल रीजन इज एट्रीब्यूटेड टू नेचर। गॉड नहीं है लेकिन इट इज समथिंग, ही से दैट उसको गॉड का नाम भी देता है, लेकिन ये जो है इसको एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट मानता है। सब कुछ नेचर के हाथ में और नेचर कंट्रोल कर रहा है हर एक चीज़ को। सो फ्रॉम गॉड ही मूव्ड ऑन टू द नेचर। और ये फेज जो है ये इज डोमिनेटेड बाय लॉ एंड प्रियस्ट। यहाँ भी प्रियस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी प्रियस्ट कंट्रोल करता है, क्योंकि अभी तक ये ट्रांजिशन की स्टेज है। इसमें पहले थियोलॉजिकल स्टेज के रेमनेंट्स भी हैं और पॉजिटिव स्टेज भी यहाँ से ही डेवलप हो रही है। सो यहाँ पे प्रियस्ट का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लॉयर्स का भी रोल जो है ये डोमिनेट करता है। स्टेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेट ही लॉ एग्जिस्ट कर रही है। कॉम्प ने इस स्टेज को बताया दिस इज द स्टेज ऑफ अनरेस्ट। ये स्टेज ऑफ अनरेस्ट है। ये स्टेज ऑफ अनरेस्ट इसलिए है क्योंकि इस स्टेज में पहले भी, क्योंकि अभी थियोलॉजिकल स्टेज जो है वो गई नहीं है और पॉजिटिव स्टेज आई नहीं है। सो दोनों चीज़ के रेमनेंट्स यहाँ पे आ रहे। बात करें यहाँ पे इसको क्रिटिकल फेज की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटेलेक्चुअल डिबेट शुरू हो जाता है। कुछ लोग हैं जो थियोलॉजिकल स्टेज को मानते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अब रीज़न की बात है, अब लॉजिक की बात है, लॉजिक ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक थॉट्स। तो उनके बेस पे ये एक डिबेट शुरू होता है। सो दिस फेज इज ए क्रिटिकल फेज। क्योंकि ये ट्रांजिटोरी स्टेज है तो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल डिबेट्स, क्योंकि दोनों स्टेजेस के बीच में एक कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है, क्योंकि ये दोनों स्टेजेस के बीच में कन्फ्लिक्ट होकर एक नया स्टेज जो है वो डेवलप हो रहा है। सो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल डिबेट्स आ रहे हैं, पैदा हो रहे हैं और कन्फ्लिक्ट है। इसे ऐसे मानिए कि अगर हम एक ही आइडियोलॉजी के लोगों को इकट्ठे रखते हैं, जो हम बात करते थे थियोलॉजिकल स्टेज में, जहाँ बात करी हमने कि कंसेंसस था, जिसको उसने ऑर्गेनिक का नाम दिया। ऑगस्ट कॉम्ट बात करते हैं कि थियोलॉजिकल स्टेज जो थी वो ऑर्गेनिक थी। ऑर्गेनिक इसलिए कहा उन्होंने क्योंकि इसमें एक ही आइडियोलॉजी के लोग थे तो कन्फ्लिक्ट कम था। अब यहाँ पे इस स्टेज में एक आइडियोलॉजी के लोग नहीं हैं, वो यहाँ पे ये थियोलॉजिकल स्टेज के लोग भी हैं और कुछ नए लोग भी हैं जो रेनेसांस या फिर एनलाइटनमेंट के थिंकर्स भी हैं। तो दोनों में एक इंटेलेक्चुअल डिबेट है, एक कन्फ्लिक्ट है। हाँ, दिस स्टेज वाज ऑन द वे टू बिकम पॉजिटिविस्ट, दैट इज व्हाई देयर वाज कन्फ्लिक्ट एंड डिबेट्स। Conflicts and critical debates dominated this stage. Last stage which we are going to discuss is the positivistic stage. ये स्टेज जो है, ये स्टेज जो है एनलाइटनमेंट के बाद की स्टेज है, 1800 एडी के बाद की स्टेज है। जो पहला टॉपिक हम कवर कर रहे हैं पॉजिटिविज्म का, वो उसको आप यहाँ से थोड़ा और समझ सकते हैं कि पॉजिटिविज्म हमने कहा था कि यूज़ ऑफ नेचुरल साइंस मेथडोलॉजी, नेचुरल साइंस मेथडोलॉजी इन सोशल साइंसेज। पॉजिटिविज्म का बहुत बड़ा रोल है आर्ट सोशियोलॉजी में, जहाँ पे हम मानते हैं कि हम नेचुरल साइंस के तरीके से ही काम करेंगे, क्योंकि ट्रू नॉलेज जो है वो साइंटिफिक नॉलेज ही है। साइंटिफिक नॉलेज ही ट्रू नॉलेज है। सो ये स्टेज जो है, ये स्टेज है किसकी? साइंस की। स्टेज ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन, वेरिफिकेशन, जो तरीका रहता है किसका? साइंस का।
ये डाटा बेस्ड रीजनिंग की बात करता है कि अगर आपने कोई बात करनी है तो आप जो बड़े कंसर्न्स हैं कि गॉड है कि नहीं है, the big debates they are on the side, they say that no, our concern is more immediate. अगर कोई बीमारी होती है तो उसका इमीडिएट कॉज क्या है। अगर कोई मान लीजिए कि मैरिज एंड हम बात करें, मान लीजिए मैरिज, द रिलेशन बिटवीन मैरिज एंड गर्ल्स एजुकेशन। हमें मानते हैं कि जो लड़कियां जो हैं वो जो ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं या एजुकेशन से जो एज ऑफ मैरिज है वो इंक्रीज होती है, एनहांस होती है विद एजुकेशन। द एज ऑफ मैरिज गेट्स एनहांस्ड। ये अर्ली एज में शादियाँ कम होती हैं एजुकेशन के साथ। अगर हम ये बात कर रहे हैं तो हमने क्या करना है, इसके लिए हमें फील्ड में विजिट करना है। वी नीड टू गो टू द फील्ड, वी नीड टू कलेक्ट डेटा। हमने फील्ड में जाना है, हमने सोसाइटी में जाना है, हमने वहाँ पे डेटा कलेक्ट करना है, उस डेटा को हमने एनालाइज इंटरप्रेट करना है। फिर जाके जो हमारा रिजल्ट आएगा, जो कंक्लूजन आएगा, उसके बेस पे हमने कोई एक फैक्ट को बताना है। हम ऐसे घर बैठ के फिलॉसफी से हम कोई भी चीज़ का कंक्लूजन, कोई भी चीज़ को हम आर्ग्यू नहीं करेंगे। वी विल आर्ग्यू ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा, on the basis of observation, experimentation, and verification. So every response here is logic based, scientific, rationality based. The stage will replace, he says कि जो स्टेज है, द पॉजिटिविस्टिक स्टेज, ये सारे अर्ली रिलीजन्स को रिप्लेस कर देगा। ऑगस्ट कॉम्ट यहाँ तक मानते हैं कि सबके सब रिलीजन्स, अब ऑगस्ट कॉम्ट जो है वो एक अलग थॉट के थे। उन्होंने माना कि सब रिलीजन्स ख़त्म हो जाएंगे एक टाइम पे और एक नया रिलीजन पैदा हो जाएगा, जिसका नाम दिया उन्हें पॉजिटिव रिलीजन। क्योंकि हर सोसाइटी जो है वो साइंटिफिक हो जाएगी, हर सोसाइटी रेशनल हो जाएगी, हर सोसाइटी कॉज इफेक्ट हो, हर सोसाइटी डेटा के बेस से बात करेगी, तो एक नया रिलीजन पैदा होगा जिसे वो पॉजिटिव रिलीजन की बात करते हैं। ये रिलीजन, दिस विल बी अ रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, दिस विल बी अ साइंटिफिक एंड सेक्युलर रिलीजन, जिसे एक ह्यूमनास्टिक रिलीजन की बात करते हैं। ऐसा रिलीजन पैदा हो जाएगा। वो मानते हैं कि ये स्टेज जब आएगी, पॉजिटिव स्टेज, और ये हर सोसाइटी में आएंगी। उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल माइंड हो या सोसाइटी हो, उसको इवॉल्व होना ही है थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और पॉजिटिव स्टेजेस के तरीके से। यही तरीका है, यही रास्ता है जहाँ से हर सोसाइटी को इवॉल्व होना है। तो ये चीज़ आएगी ही आएगी। उन्होंने कहा कि एक टाइम आएगा जब हर सोसाइटी रेशनल हो जाएगी, साइंटिफिक, पॉजिटिव हो जाएगी, और सब जो रिलीजन थे, जो अर्ली टाइम के जो रिलीजन थे, उन सब रिलीजन्स को रिप्लेस करके पॉजिटिव रिलीजन आएगा। और पॉजिटिव रिलीजन जो है दैट विल बी मोर ह्यूमनास्टिक, मोर सेकुलर, मोर साइंटिफिक। और इस स्टेज में ही सेज दैट द सोशोलॉजिस्ट, द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द सोशलिस्ट, दे विल डोमिनेट। ये इंपॉर्टेंट करेक्टर्स रहेंगे इस टाइम के। बाकी सब कुछ खत्म होगा, सोशोलॉजिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड सोशलिस्ट, दे विल बी द इंपॉर्टेंट करेक्टर्स। उनका रोल बहुत डोमिनेंट रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और सोशोलॉजिस्ट को तो मानते हैं कि उसका रोल ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि वो लॉज ऑफ सोसाइटी को जानता है। ही विल नो ही हैज डिस्कवर द लॉज ऑफ द सोसाइटी। जो मैंने बात करी थी पॉजिटिविज्म में कि वो जिस तरीके से हम साइंस के लॉज देते थे, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ मोशन एंड ऑल दिस लॉज, वो सब लॉज की तरह हम सोसाइटी के भी लॉज एस्टेब्लिश कर चुके होंगे एक टाइम पे आके। कि सोसाइटी में अगर इस तरीके के लोग मिलते हैं, सोसाइटी में अगर दो आइडियल्स के लोग मिलते हैं तो क्या होगा। सोसाइटी में हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस वक्त अगर ये चीज़ हो रही है, क्योंकि हम थ्योरी का मतलब क्या है, थ्योरी तो एक कई ज़्यादा वेरिफिकेशन के ऊपर बेस्ड होती है कि जब कोई चीज़ बार बार होती है तो वो थ्योरी एस्टेब्लिश होती है। तो हमने उसी के बेस पे उस तरीके से लॉज एस्टेब्लिश करने सोसाइटी में।
एंड सोशोलॉजिस्ट विल नो द लॉज ऑफ द सोसाइटी। और सोशोलॉजिस्ट ही इस प्रोसेस को, जो कौन सा प्रोसेस है, पॉजिटिव स्टेज को लाने का जो प्रोसेस है उसको एनहांस भी करेगा, उसमें हेल्प भी करेगा। मेटाफिजिकल से पॉजिटिव स्टेज में जो ट्रांजिशन है वो फास्ट होगी बाय द विद द हेल्प ऑफ सोशोलॉजिस्ट। सोशोलॉजिस्ट विल एक्ट एज प्रेस्ट। वो बड़े उसमें पॉजिटिव थे इसमें कि अब सोशोलॉजिस्ट का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आने वाले टाइम में सोशोलॉजिस्ट ही प्रेस्ट का काम कर ले प्रेस्ट का काम करेंगे, क्योंकि वही जो हैं वो हर चीज़ को गवर्न करेंगे। देयर विल बी टाइम व्हेन ऑल रिलीजन विल बी गॉन एंड पीपल विल वर्शिप ह्यूमैनिटी इटसेल्फ। और ये मतलब क्या है, जो पॉजिटिव रिलीजन की बात करी उन्होंने कि सब रिलीजन ख़त्म होंगे, और जो पॉजिटिव रिलीजन है ये बेसिकली रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी है। इट इज़ द रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। लोग ह्यूमैनिटी को ही वर्शिप करेंगे। ह्यूमैनिटी को वर्शिप करने का मतलब है कि द ग्रेट पीपल, ठीक है, उनको वर्शिप करना, उनको उनको से उनने किस तरीके से जो है अचीव किया लाइफ को, या जैसे लाइक जैसे हम 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं, 2 अक्टूबर हम सेलिब्रेट करते हैं, या हम जेसस को, या हम किसी भी ग्रेट इंसान को जो सेलिब्रेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिज अचीवमेंट्स। वी विल सेलिब्रेट द अचीवमेंट्स ऑफ ह्यूमैनिटी एंड रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। That's all about the 3 stages which Auguste Comte has talked about. इन 3 स्टेज के क्या क्या प्रोसेस हैं, इनको आपने समझना है, और किस तरीके से सोसाइटी इवॉल्व होती है एज पर ऑगस्ट कॉम्ट। और ये जो 3 स्टेजेस हैं ये वो सोसाइटी के लिए भी और इंडिविजुअल माइंड के लिए भी, इंडिविजुअल माइंड भी इसी तरीके से इवॉल्व होता है। जस्ट लाइक सोसाइटी इवॉल्व। सोसाइटी पहले एक टाइम होता है जब थियोलॉजी का असर काफ़ी होता है, फिर मेटाफिजिकल, फिर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, फिर वो एक कन्फ्लिक्ट पैदा होता है, एक डिबेट पैदा होता है इंडिविजुअल माइंड में, और फाइनली वो एक साइंटिफिक माइंड में, साइंटिफिक टेम्परमेंट में चला जाता है। थैंक यू।